विकास भट्ट आपके अपने YouTube चैनल SKK मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रायिकता हम पढ़ रहे थे और प्रायिकता में हम काफ़ी सारे सेशन कवर कर चुके हैं और काफ़ी कुछ सीख भी चुके हैं। आज का जो सेशन है दोस्तों, उसमें हम डिफरेंट क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। डिफरेंट क्वेश्चन का मतलब यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से है जिनको हमें एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। नीरज तथा धीरज मित्र हैं, उनके जन्मदिवस की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब जन्मदिवस भिन्न भिन्न हो और जब जन्मदिवस समान हो। 2 प्रश्न इसमें दिए हुए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है, देखिए एक वर्ष में कुल दिन 365 होते हैं। तो हम शुरुआत जो है वो कुल परिणाम से करेंगे और कुल परिणाम यहाँ क्या होंगे दोस्तों, 365। 365 क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ इसने लीप या लीप की कोई चर्चा नहीं की है, केवल इसने किसकी बात की है कि एक वर्ष के अंदर, वर्ष भी ये नहीं कह रहा है, हम खुद मान रहे हैं उसको कि किसी ना किसी का जन्मदिवस आएगा तो वर्ष के हिसाब से ही आएगा। तो हम इसके कुल दिनों को क्या मान रहे हैं दोस्तों, कुल परिणाम मान रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये क्लियर कीजिए। दूसरी चीज़ देखिए, जब जन्मदिवस भिन्न भिन्न हो, तो यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। भिन्न भिन्न के बजाय आप देखिए कि समान हो। दूसरा प्रश्न पहले देखते हैं अपन, जब जन्मदिवस समान हो। तो मान लीजिए ये नीरज है, ठीक है, और ये धीरज है। अब हम ये कब कहेंगे कि दोनों का जन्मदिवस जो है वो एक ही दिन आता है? कब कहेंगे? जब दोनों का जन्मदिवस एक ही दिन हो। मान लो इसका जन्मदिवस 5 जुलाई को है और इसका जन्मदिवस भी क्या है दोस्तों, 5 जुलाई को है। तब हम कह सकते हैं कि दोनों के जन्मदिवस क्या हो रहे हैं दोस्तों, एक ही दिन आ रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ से। यानी 365 दिन है कुल, उसमें से एक दिन, कौन सा दिन दोस्तों, 5 जुलाई। उस दिन दोनों का जन्मदिवस क्या है, समान है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अनुकूल परिणाम क्या हुआ दोस्तों, 365 में से मात्र एक ही दिन ऐसा है जब उनके जन्मदिवस समान हो सकते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए यहाँ से। तो मैं दूसरे प्रश्न का आंसर पहले लिख रहा हूँ। जब जन्मदिवस समान हो, तो समान होने पर क्या मैं प्रायिकता 1/365 लिख सकता हूँ? ठीक है, अनुकूल परिणाम बटेवे कुल परिणाम। फिर टोटल कितने दिन है, 365। उसमें से कितने दिन उनका जन्मदिवस समान हो सकता है? एक ही दिन हो सकता है, केवल 5 जुलाई को। बाकी 364 दिन तो नहीं है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि 365 में से एक दिन उनका जन्मदिवस क्या होगा दोस्तों, समान होगा। इसलिए प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटेवे कुल परिणाम, यानी 1/365। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी चीज समझिए यहाँ से। जब जन्मदिवस भिन्न भिन्न हो, जन्मदिवस क्या हो दोस्तों, भिन्न भिन्न हो, तो भिन्न भिन्न होने की स्थिति क्या हो जाएगी, यहाँ से समझिए। एक दिन तो क्या है, समान है, तो बचे हुए 364 दिन क्या है दोस्तों, असमान है। बचे हुए 364 दिन क्या है, असमान। तो हम प्रायिकता क्या लिख सकते हैं, पहले प्रश्न की हम प्रायिकता लिख सकते हैं P बराबर 364 बटे हुए 365। यानी कुल 365 दिनों में से 364 दिन उनका जन्मदिवस समान नहीं होगा, यानी भिन्न भिन्न होगा। ठीक है ना, दोनों प्रश्न एक जैसे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे, बहुत आसानी से हमारे समझ में आ जाए। और अगर पहला मतलब इसका दूसरा प्रश्न में आ गया कि जन्मदिवस समान है, तो समान कब हो सकते हैं, एक ही दिन हो सकते हैं। तो एक दिन समान है तो प्रायिकता क्या बनी, 1/365। बाकी दिन तो क्या है, असमान। तो क्या लिखेंगे, 364 बटे हुए 365। ये किस चीज की प्रायिकता है दोस्तों, ये जब जन्मदिवस भिन्न भिन्न हो। तो 364 दिन जन्मदिवस क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, केवल एक ही दिन समान होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। यदि उनमें से किसी एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सीधे कुल परिणाम। ठीक है, तो कुल परिणाम की जगह काम में लिया जा सकता है 12। क्यों लिया जा सकता है, क्योंकि कुल टिकट कितने हैं दोस्तों, कुल टिकट 12 है। तो उसकी जगह यानी कुल परिणाम की जगह हम क्या काम में ले सकते हैं, 12 काम में ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए। अब ये पूछ रहा है हमसे 2 या 3 के गुणज। समझिएगा। तो मैं पहले 2 के गुणज देखता हूं कि क्या क्या हो सकते हैं।
ठीक है। और ये एक चीज़ और समझिए, यहाँ से थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। देखिए कुल परिणाम 12 है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 12 तक। 12 टिकट है, सब पे 1 से लेके संख्या लिखी हुई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है। इसको क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि इसको लिखने से काफ़ी मदद मिलेगी। इसको लिखने के बाद हम बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। ध्यान दीजिए आगे। तो कुल परिणाम इसके 12 हो गए। अब समझिए आगे, 1 से लेके 12 तक की संख्याएं लिखी हुई है और 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता में बतानी है। तो 2 के गुणज कौन कौन से हैं, पहले तो ये पता कीजिए। तो 2 के गुणज मतलब 2 का पाड़ा। तो 2 के पाड़े के हिसाब से यहाँ से कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है और 12 हो सकती है। ठीक है, ये संख्याएं हो सकती है। 3 के गुणज देख लेते हैं। 3 के गुणज क्या होंगे दोस्तों, 3 6 9 और 12, ये 3 के गुणज हो जाएंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब इसने 2 या 3 दोनों के एक साथ पूछे हैं। ठीक है ना, 2 या 3 के गुणज होने के की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी 2 और 3 दोनों के एक साथ पूछे हैं इसने। तो किस तरीके से हल करेंगे, तो 2 या 3 के गुणज बराबर, ये क्या हो जाएंगे, तो दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा अपने को। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 2 3 4 6 8 9 10 और 12 यही होंगे। दोनों को एक साथ लिखेंगे, जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे, एक ही बार लिखेंगे। 6 कॉमन है तो एक ही बार लिखना है, और 12 कॉमन है तो एक ही बार लिखना है। ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उसको अलग से लिखना है। ध्यान दीजिए आगे, तो कितनी संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसके जो गुणज हैं वो हो जाएंगे दोस्तों 8। कितने हो जाएंगे, 8। तो इसकी जो प्रायिकता हम लिखेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम। अनुकूल कितने हैं दोस्तों, 8 है, कुल कितने हैं, 12 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी प्रायिकता, इसको काट दीजिए 4 से, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। 4 दूने 8 और 4 दिए 12, यानी P बराबर लिखा जा सकता है 2/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2/3। काफी सिंपल है, लेकिन एक बार समझ में आना चाहिए। समझ में आने के बाद ही हम सिंपल कह सकते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जहां पे भी या आता है ना दोस्तों, या आने का मतलब है कि वो यूनियन है। जैसे 2 के गुणज को हम ए मानेंगे तो 3 के गुणज को बी मान लें, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी की प्रायिकता में निकालेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आगे हल कराऊंगा, तो उससे आपको थोड़ी डिटेल समझ में आ जाएगी किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ तो आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा सरल रहेगा। ठीक है ना, यूनियन वाला तरीका अगर इसमें लगाएंगे तो होने में तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अभी मैंने समझा ही नहीं है वो चीज़, इसलिए मैं इसको अभी नहीं समझा सकता। ठीक है ना, आप सिंपल तरीके से इसको समझ लीजिए, फिर मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगा कि उस तरीके से कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी आप इन दोनों प्रश्नों को नोट कीजिए, फिर मैं आगे की चर्चा आपसे करता हूँ। तो देखिए आगे किस तरीके से हम इनको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये योग प्रमेय से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है किस तरीके से हल करने, हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछने की जो संभावना है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा समझ लेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हमें हल करना है इसको। यहाँ हमें ज्ञात करना है दोस्तों P A यूनियन B, तो इसका सीधा सूत्र होता है P A यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, इस तरीके से हमें इसको लिखना है। थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, मैं सही कर देता हूँ। अभी भी शायद नहीं दिख रहा है आपको, अब दिख गया होगा। मैं साफ नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कंटेंट आपको दिख रहा होगा सही से, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है। तो
इस तरीके से हमें इसको लिखना है। ध्यान दीजिए, आगे हल करेंगे इसको तो क्या हो सकता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ये हमें याद करना है, इंटरसेक्शन नहीं सॉरी यूनियन, और ये आगे हो जाएगा दोस्तों पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस पी बी की जगह 3/8 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की जगह 1/4। तो इसको हल कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 2, 8 और 4 का लैसे कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। लैसे लेने के बाद हमें हर का भाग लगाना पड़ता है, 2 का भाग लगाएंगे, 2 चौके 8, 4 को 1 से गुणा किया 4 हो गया, 8 से भाग लगाएंगे 8 एकम 8, एक बार 1 को 3 से गुणा किया 3। फिर आगे हल करते हैं दोस्तों, देखिए 4 दूने 8, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 3 7, 7 में से 2 गया तो कितना हो गया 5/8। तो इसका जो आंसर है दोस्तों क्या आ जाएगा 5/8। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल तभी लगेगा जब आपको सूत्र याद होगा, और सूत्र बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसी तरीके से इसको हल करना है। यहाँ इसने उल्टा पूछा है, यहाँ इंटरसेक्शन पूछ रहा है कि ये कैसे आएगा, तो ये भी सिंपल है, इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से हल करना है। चूंकि पी ए यूनियन बी क्या होता है दोस्तों, ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है दोस्तों पी ए यूनियन बी। इसलिए अगर मैं पी ए इंटरसेक्शन बी को इधर लिखना चाहूँ तो इधर पक्षांतरण कर लेता हूँ मैं, और इसको उधर भेज देता हूँ ए यूनियन बी को, तो क्या हो जाएगा दोस्तों पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। आगे क्या लिखा जा सकता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी इनकी, पी ए की जगह 5/6, पी बी की जगह 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या लिख सकते हैं 1/3। लैसे आ गया दोस्तों इसका 6, लैसे क्या आ जाएगा इसका 6। अगर आपको समझ में नहीं आता है लैसे तो आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, 6 से 6 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 5, 2 3 6, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, और 3 दूने 6, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। तो 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों 8, 8 में से 2 गया तो 6/6, 6 से 6 कट गया कितने बार, एक बार, यानी इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपको इस तरीके से हल करने हैं। सूत्र याद है, सूत्र बेस्ड क्वेश्चन है, सूत्र में मान रखना है, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, अंग्रेजी की किसी पुस्तक में से यादृच्छिक रूप से छाटे गए स्वर के ई होने की क्या प्रायिकता है। स्वर क्या होना चाहिए दोस्तों, ई होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जाएंगे कुल परिणाम की तरफ, यानी इसका जो कुल परिणाम है वो क्या हो सकता है दोस्तों 5 हो सकता है। कुल परिणाम मैंने यहाँ 5 क्यों लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको विचार करना होगा। तो 5 क्यों लिखा है दोस्तों, वैसे तो अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो 26 होते हैं, लेकिन कुल स्वर कितने होते हैं दोस्तों, जो कुल वोवेल्स हैं वो 5 होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है 5 लिखा है। 5 कौन कौन से होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। इससे आप भली भांति परिचित हैं दोस्तों। ये 5 स्वर होते हैं, और 5 स्वर कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। और इन्होंने यही पूछा है कि यादृच्छिक रूप से छांटे गए स्वर के ई होने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ हम देखें कि कुल परिणाम 5 है, उसमें से ई कितनी बार आ रहा है, ये देखिए ई कितनी बार है दोस्तों, केवल एक ही बार आ रहा है। तो ई आने के अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है। ई आने के अनुकूल परिणाम बराबर केवल 1 हो सकता है, क्योंकि ई एक ही बार है यहाँ पे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, प्रायिकता हम इसकी लिखेंगे, प्रायिकता P बराबर क्या होता है दोस्तों,
अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम, यानी अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 5 है, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/5। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल तभी लगेगा जब हम थोड़ा सा उसके बारे में सोचेंगे और उससे संबंधित बेसिक्स हमें पता होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, आगे के 2 क्वेश्चन और देखिए, और ये सीधे ऐसे ही पूछे जाएंगे एबीसीडी के रूप में, और काफ़ी सरल है, लेकिन परिभाषाएं हमें याद होनी चाहिए, तब हमें सरल लगेंगे। तो देखिए क्या है, यदि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0 है, कि A और B का मान जो है वो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 0 लिखा हुआ है, तो A व B जो घटनाएं हैं वो कैसी घटनाएं होंगी ये हमें बताना है। ठीक है ना, कैसी घटनाएं होंगी, तो परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हो सकती है, समप्रायिक घटनाएं हो सकती है, आश्रित घटनाएं हो सकती है, या परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो सकती है। कौन सी घटनाएं वो होगी, कब दोस्तों, जब A ग्रेटर देन नहीं, A इंटरसेक्शन B का मान 0 हो, यानी A और B में से कॉमन आने वाली संख्या A इंटरसेक्शन B क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। और मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था कि A इंटरसेक्शन B जहाँ पे 0 हो रहा है, मतलब क्या है, वहाँ पे A इंटरसेक्शन B को क्या पढ़ेंगे हम, A और B, क्या पढ़ेंगे, A और B, यानी A और B एक साथ आ जाए, ये मतलब हुआ इसका। और A और B एक साथ कब आएगा, जब संयुक्त घटनाएं होंगी। कैसी घटनाएं होंगी दोस्तों, संयुक्त घटनाएं होंगी। और यहाँ ये बात कर रहा है किस चीज़ की, कि इसका मान 0 है, मतलब इसका मान 0 है, तो मतलब क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B का मान 0 है, यानी A और B अगर एक साथ आ रहे हैं तो उसका मान 0 है, यानी ये संयुक्त घटना तो नहीं है। ठीक है, संयुक्त घटना नहीं है, और संयुक्त घटना नहीं है तो कैसी घटनाएं होंगी दोस्तों, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ठीक है ना, यानी दोनों में से एक ही घटित हो सकती है, क्योंकि ये क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ A यूनियन B को ये ले रहा है और A इंटरसेक्शन B को 0 बता रहा है। और A यूनियन B का मतलब क्या होता है, A यूनियन मतलब या और B। ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ, कि ये यूनियन जो है इसको तो हम या के लिए काम में लेते हैं और इंटरसेक्शन को और के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, कहीं पे या आ जाए मतलब इंटरसेक्शन होगा, और इंटरसेक्शन नहीं यूनियन होगा, और कहीं पे और आ जाए तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, इंटरसेक्शन। यानी A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ, A और B, A और B, और यही यूनियन होता तो क्या लिखते, A या B। काफी सरल चीज है, लेकिन एक बार समझ में आना जरूरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ जो उत्तर आएगा वो आएगा परस्पर अपवर्जी घटनाएं। क्यों, ऐसा क्यों आया, क्योंकि A और B का मान उसने 0 बता दिया, तो A और B 0 होने के बाद में, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, वो सूत्र क्या होता है, P A यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, यानी इसने इस पद को 0 बता दिया। ठीक है ना, कि A इंटरसेक्शन B जो है वो 0 है, तो यहाँ पे केवल एक ही चीज बची, A यूनियन B। और A यूनियन B का मतलब क्या हुआ, एक तो A बच गया, B बच गया, A यूनियन B बच गया, यानी A यूनियन B का मतलब क्या हुआ, कि जो घटनाएं हैं वो कैसी है दोस्तों, परस्पर अपवर्जी है। अपवर्जी क्यों है, क्योंकि अपवर्जी घटना का मतलब क्या होता है, जब दो में से एक ही घटना घटित हो और एक घटना दूसरे को प्रभावित नहीं करे। ठीक है ना, संयुक्त घटना नहीं होगी, अलग अलग घटित होगी, उस स्थिति में क्या कहेंगे उसको, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ठीक है, और सीधा आपको याद रखना है, याद भी रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न सीधा ऐसा के ऐसा परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यदि दो घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं, कैसी घटनाएं हैं दोस्तों, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो P A इंटरसेक्शन B क्या होगा। तो आपको याद ही रख लेना है कि जब भी दो घटनाएं स्वतंत्र होगी A और B, तो उस कंडीशन में P इंटरसेक्शन B का मान क्या होता है दोस्तों, PA इंटू PB। ये आपको याद रखना है। और ये A इंटरसेक्शन B पूछ रहा है, मतलब A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होगा, A इंटरसेक्शन क्या बताया मैंने, और A और B की प्रायिकता, और A और B एक साथ लिख रहा है, मतलब यहाँ पर संयुक्त घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं दोस्तों, संयुक्त घटनाएं। और संयुक्त घटनाएं दो प्रकार की हो सकती है, एक तो स्वतंत्र और एक आश्रित। हो सकता है स्वतंत्र हो, निर्भर नहीं करे एक दूसरे पे, हो सकता है कि आश्रित हो, एक के घटित होने से दूसरे पे फर्क पड़ रहा हो,
तो दोनों ही कंडीशन में क्या कंडीशन होगी, आश्रित हो चाहे स्वतंत्र हो, उस कंडीशन में संयुक्त होने पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, PA इंटू PB लिख सकते हैं। और स्वतंत्र का नाम आते हैं तो आपको डायरेक्ट PA इंटू PB लिख देना है। आश्रित में भी लगा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है संयुक्त घटनाओं में PA इंटू PB लिखा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न को पढ़ के हमें पता चलता है उससे, तो हम देख लेंगे जैसे भी प्रश्न आएंगे उसके बारे में। तो यहाँ तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, PA इंटू PB। तो आपको ये दोनों प्रश्न दिमाग में रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, सीधा पूछा जा सकता है। तो आपको जरूर इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की चर्चा आपसे करता हूँ। तो ये कुछ प्रश्न आपके सामने हैं दोस्तों, उसी के आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला गया, उसके बेगम या गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी। समझिएगा अच्छे से, बेगम या गुलाम। ठीक है, बेगम भी हो सकता है और गुलाम भी हो सकता है। तो आपको समझ लेना चाहिए इस चीज़ को कि बीच में क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें या आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, या। मान लीजिए इसको अगर मैं लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, समझिएगा अच्छे से। बेगम या गुलाम, ठीक है ना। तो मैं इसको बेगम इंटरसेक्शन नहीं, या है ना बीच में, यूनियन गुलाम। ठीक है दोस्तों, बेगम यूनियन गुलाम। या का मतलब यूनियन होता है और की जगह इंटरसेक्शन हमें काम में लेना है। ठीक है, तो बेगम या गुलाम यानी बेगम यूनियन गुलाम, ये हमें पता करना है, इसकी प्रायिकता हमें पता करनी है। तो P में लिख देता हूँ, P बेगम या गुलाम यानी P बेगम इंटरसेक्शन गुलाम, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले ये पता करें कि बेगम के लिए तो क्या आएगा, गुलाम के लिए क्या आएगा, ये दोनों हम देख लेते हैं। ठीक है ना। ताश के टोटल पत्ते कितने हैं दोस्तों, 52। सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, कुल पत्ते होंगे यहाँ 52 और कुल पत्ते ही इसके कुल परिणाम होंगे। तो कुल परिणाम 52 हो गए दोस्तों। अनुकूल परिणाम हम देख लेते हैं, सबसे पहले बेगम के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको समझा दूंगा क्या चीज है ये। बेगम निकालने की प्रायिकता, समझिएगा अच्छे से। प्रायिकता हम क्या लिखते हैं, अनुकूल परिणाम बटे वे कुल परिणाम। तो क्या मैं अनुकूल परिणाम 4 लिख दूं और कुल परिणाम 52 लिख दूं। ठीक है, क्योंकि कुल बेगम जो है वो कितनी होगी दोस्तों, कुल बेगम होगी 4। 4 कैसे होगी, एक तो होगी लाल पान में, एक होगी ईंट में, एक होगी हुक्म में और एक होगी चिड़ी में, यानी 4 बेगम उसमें निकल सकती है। तो मैंने यहाँ लिखा प्रायिकता 4/52, यानी कुल पत्ते 52 हैं जिसमें से 4 बेगम निकल सकती है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, 4/52 हो जाएगी, किस चीज की, बेगम निकालने। दूसरा प्रश्न इसने पूछा है गुलाम निकालने, तो गुलाम निकालने की प्रायिकता भी देख लेते हैं क्या हो जाएगी। गुलाम भी कितने होते हैं दोस्तों, गुलाम भी 4 ही होते हैं, प्रत्येक में एक एक। तथा गुलाम निकालने की प्रायिकता बराबर ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा 4/52। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/52। ठीक है, आप चाहें तो इसको और हल कर सकते हैं। 4 से ये कट गया एक बार, ये कट गया 13 बार, यानी ये कितना आ गया, 1/13 आ गया। ठीक है, ये भी हो सकता है, इसको भी क्या लिख देंगे, 1/13 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम आगे कैसे लिख सकते हैं, बेगम या गुलाम की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना, P बेगम इंटरसेक्शन गुलाम। ठीक है ना, चाहे तो आप बेगम और गुलाम की जो प्रायिकता है उसको A और B मान सकते हैं, तो PA और PB भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख पाऊंगा दोस्तों किस रूप में, ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, P बेगम प्लस P गुलाम। ठीक है, यहाँ प्लस क्यों लिखा है, इसी चीज को आपको समझना है। मैंने एक बात
इससे थोड़ी देर पहले बताई थी आपको कि अपवर्जी घटनाओं की चर्चा मैंने की थी आपसे। अपवर्जी घटनाएं क्या होती है दोस्तों? अपवर्जी घटनाएं होती है जहां पर या लिखा हुआ है और या का मतलब क्या हुआ कि दोनों में से एक ही घटित होगी, एक बार में दोनों में से एक ही घटित होगी, संयुक्त घटना नहीं है। और जहां पे अपवर्जी घटनाएं होती है उस स्थिति के अंदर हमें इंटरसेक्शन अगर निकालना हो तो हम दोनों घटनाओं को जोड़ लेते हैं। या इसका मैं सूत्र अगर दूसरे तरीके से लिखूं तो मैं इधर बता देता हूं आपको। क्या लिखेंगे दोस्तों? P इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA प्लस PB। ठीक है ना दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, इसको आप कठिन नहीं कह सकते, डिफरेंट है। और यही मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर मैंने लिख रखा है डिफरेंट क्वेश्चन, तो डिफरेंट क्वेश्चन हमें देख लेने चाहिए। ज़्यादा टफ क्वेश्चनों की बात हम नहीं करेंगे, जो नॉर्मल से क्वेश्चन है जिनको लेके हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अगर एग्जाम में आ गए तो फिर वहाँ पर छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। और अगर हमें आते हैं तो हम निश्चित रूप से उसको कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है, सब जगह नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ जगह पढ़ना है, क्योंकि ये ईजी टॉपिक है दोस्तों। और जो ईजी टॉपिक होते हैं ना, वहीं से क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। अब मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है, अगर किसी एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री आती है, साइन थीटा कोस थीटा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो उसको वहाँ घुमाने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि बच्चे को पहले खूब ज़्यादा घूमना पड़ता है उसको समझने के लिए। लेकिन ये बहुत आसान टॉपिक है पढ़ाई का, और यहाँ अगर ये क्वेश्चन टफ करेगा तो निश्चित रूप से बच्चा थोड़ा सा अगर ज़्यादा पढ़ के जाएगा तभी कर पाएगा, क्योंकि ईजी तो सबको आता है। ठीक है ना? तो यहाँ वो टफ कर सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको आगे लेके चल रहा हूँ। तो ये सूत्र में लगाना है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, मान रख देते हैं यहाँ। P बेगम की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1/13 है, आगे भी 1/13 है। इसको हम कैसे हल कर सकते हैं? एलसीएम लेकर। 13 और 13 का एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 13 आ गया। 13 से 13 कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। यहाँ भी 13 से 13 कट जाएगा, क्या बच जाएगा दोस्तों? 1 बच जाएगा। और दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 2/13। यानी इसका जो आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा 2/13। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और ऐसा हमने क्यों किया दोस्तों? क्योंकि ये किस प्रकार की घटना है? ये अपवर्जी घटनाएं हैं। अगर आप भूल गए हैं अपवर्जी घटनाएं तो आप वापस देख सकते हैं। वीडियो का जो दूसरा या तीसरा पार्ट है उसके बेसिक्स में मैंने आपको ये समझाया है कि अपवर्जी घटनाएं क्या होती है। ठीक है दोस्तों? तो आप अपवर्जी घटनाओं के बारे में वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकालकर उसे अलग रख दिया जाता है तथा दूसरा पत्ता निकाला गया, तो पहले पत्ते के पान का पत्ता तथा दूसरे पत्ते के ईंट का इक्का होने की प्रायिकता क्या है? ढंग से समझिएगा दोस्तों। यहाँ क्या कह रहा है ये? यहाँ ये कह रहा है कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला गया और उसे अलग रख दिया, यानी उसको वापस नहीं मिलाया। क्या कर दिया दोस्तों? अलग रख दिया उसको। तथा दूसरा पत्ता, उसको अलग रखने के बाद में फिर दूसरा पत्ता निकाला गया। ठीक है ना? तो पहले पत्ते के पान का पत्ता और दूसरे पत्ते के ईंट का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? बहुत ढंग से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं दोस्तों, पहले पत्ते का पान का पत्ता होने की प्रायिकता। ठीक है ना? कुल परिणाम 52 होंगे, तो लिख देता हूं क्योंकि ताश के पत्तों में टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। कुल पत्ते 52। तो पहले पत्ते के पान का पत्ता होने की प्रायिकता। दोस्तों ये पहली घटना मैं मान लेता हूं, इसलिए मैं इसको लिख देता हूं पीए। तो पीए क्या हो जाएगा? पीए हो जाएगा दोस्तों, देखिए टोटल जो परिणाम है वो हो गए 52। प्रायिकता हम लिखना चाह रहे हैं तो प्रायिकता के लिए नीचे कुल परिणाम लिखना पड़ता है। कुल परिणाम मैंने लिख दिया है 52। ठीक है, अनुकूल परिणाम क्या होंगे? हमें निकालना है पान का पत्ता। तो पान के पत्ते कितने निकल सकते हैं? जितने उसमें है। तो कितने पत्ते होते हैं दोस्तों? 13। सभी के 13 पत्ते होते हैं, इसलिए पान के भी कितने पत्ते होंगे? 13। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 13/52। अगर ये कट सकता है तो काट दीजिए, बिल्कुल कट सकता है। 13 एकम 13 और 4 बार में ये कट जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 इसको लिखा जा सकता है। तो क्या हो गया दोस्तों? पीए बराबर 1/4। क्लियर यहाँ तक? तो
आगे देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरे पत्ते के ईंट का इक्का होने की प्रायिकता बताइए। ध्यान दीजिए आगे, दूसरे पत्ते का ईंट का इक्का होने की प्रायिकता, ईंट का इक्का होने की प्रायिकता बराबर, इसको मैं मान लेता हूं दोस्तों पीबी। ठीक है, अब उसने ये पहले ही कह दिया कि एक बार जो पत्ता निकाला गया उसको आपको अलग रख देना है। ठीक है, तो हमने एक पत्ता निकाल लिया, एक पत्ता निकालने के बाद अब टोटल परिणाम के लिए हमें 51 ही काम में लेना पड़ेगा दोस्तों। समझ रहे हैं आप, एक चीज समझिएगा, 13 पत्ते एक साथ अलग नहीं रखे जाएंगे। एक निकाल लिया, उसको अलग रख दिया, कितने बचे 51, फिर दूसरा पत्ता निकाला जाएगा। तो आगे की कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है दोस्तों, 51 पत्ते हैं। मान लीजिए उसमें से एक पत्ता निकाला, अब 2 निकल गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को रख लें, पहले वाले को उसमें मिलाना पड़ेगा, यानी एक बार में एक ही निकालना है और बचे हुए 51 से परिणाम ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए आगे, तो आगे की जो प्रायिकता है, दूसरा पत्ता कैसा होना चाहिए, ईंट होना चाहिए, ईंट का इक्का होना चाहिए, सॉरी ईंट का इक्का, और ईंट का इक्का तो एक ही होता है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 1/51, 1/52 नहीं होगी, क्योंकि अब 51 ही पत्ते उसमें बचेंगे, क्योंकि एक पत्ता उसने बाहर निकालने के लिए रख दिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक पत्ता निकालने के बाद 51 ही बचेंगे टोटल, और प्रायिकता हो जाएगी 1/51। ठीक है यहाँ तक। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जहां पर एक साथ 2 घटनाएं घटित हो रही है, एक साथ 2 घटनाएं घटित हो रही है, इसीलिए इसको हम कहेंगे संयुक्त घटना। क्या कहेंगे दोस्तों, संयुक्त घटना। और संयुक्त घटना में आपको क्या निकालना है, देखिए पहले पत्ते के पान का पत्ता तथा दूसरे, तथा लिखा हुआ है बीच में, तथा, और, एवं, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं तो हमें समझ लेना है कि ये पूछ रहा है हमसे पी ए यूनियन बी। ठीक है ना, यूनियन नहीं सॉरी इंटरसेक्शन, और के लिए क्या आएगा दोस्तों, इंटरसेक्शन आएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है यहाँ तक। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी हमने यहाँ गलती कर दी है दोस्तों, देखो बेगम यूनियन गुलाम है, तो ये यूनियन करना है इसको, ठीक है ना, गलत लिख दिया थोड़ा सा, या है ना, इसमें या की जगह में यूनियन लिखना है, तो ये सही कर लीजिएगा। और यहाँ और है, तथा है, इसलिए हमें इंटरसेक्शन लिखना है, ए और बी, ए तथा बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जब संयुक्त घटनाएं हैं तो संयुक्त घटनाओं के अंदर हमें लिखना पड़ता है पी ए इंटू पी। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये तो हमें स्वतंत्र घटना के लिए बताया था, तो स्वतंत्र घटना के लिए भी यही चीज होती है, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए कि स्वतंत्र घटना से पहले घटनाएं संयुक्त होती है, दोनों घटनाएं एक साथ हो रही है, बाद में स्वतंत्र और आश्रित है वो, समझ रहे हैं आप। संयुक्त होते ही उसमें क्या लिखना है अपने को, पी ए इंटू पी बी लिखना है। और संयुक्त घटना यहाँ पे स्वतंत्र है नहीं है, चेक कर लेते हैं। एक घटना के बाद में क्या किया इसने, अलग रख दिया पत्ते को, तो दूसरी घटना पे उसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ये कैसी घटना है दोस्तों, आश्रित घटनाएं हैं। कैसी घटनाएं हैं, आश्रित। तो चाहे आश्रित घटनाएं हो चाहे स्वतंत्र घटनाएं हो, पहले ये क्या है, संयुक्त घटनाएं, और संयुक्त घटना में पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या लिखा जाता है, पी ए इंटू पी बी। वैल्यू रख देते हैं दोस्तों, यहाँ हमने बिल्कुल दोनों मान निकाल लिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, पी ए की जगह लिखेंगे 1/4 इंटू पी बी की जगह 1/51। गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, एक को 1 से गुणा किया 1, और 4 को गुणा किया 4 एकम 4, 5 से गुणा किया 20, यानी जो इसका आंसर है दोस्तों ये क्या आ जाएगा, 1/204। आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा ये, थोड़ा मैं सही कर देता हूँ इसको। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/204। अब आपको ये दिख गया होगा, बिल्कुल दिख गया होगा, 1/204। फिर भी नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/204। इसका आंसर आएगा दोस्तों कितना आएगा, 1/204। उम्मीद है कि दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अपवर्जी घटना का प्रश्न इस तरीके से करना है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये सूत्र लगाना है। और यूनियन इंटरसेक्शन वाला, इंटरसेक्शन मतलब स्वतंत्र और आश्रित घटना है, या इसको हम कहें संयुक्त घटना है। संयुक्त घटना वाला क्वेश्चन कैसे करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, यहाँ गुणा करना है, यहाँ प्लस करना है। पहचानेंगे कैसे, जहां पे अपवर्जी घटनाएं होंगी वहां आएगा
ए या बी, यानी दो घटनाओं के बीच में या का संकेत आएगा, और संयुक्त घटना के बीच में और, तथा, एवं ये शब्द आएंगे। तो हमें पहचान लेना है कि घटना संयुक्त है या अपवर्जी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे की बात करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये सप्रतिबंध प्रायिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? सप्रतिबंध प्रायिकता। आप भूल गए होंगे तो मैं बता देता हूँ वापस। सप्रतिबंध प्रायिकता का मतलब क्या होता है? यानी एक घटना पहले से घटित हो चुकी है, उसके आधार पर आपको दूसरी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है, उसको हम कहेंगे दोस्तों सप्रतिबंध प्रायिकता। प्रेजेंट कैसे किया जाएगा? तो पी ए बटे वे बी या पी बी बटे वे ए, इस रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक तो सीधा प्रश्न है, ये हम देख लेते हैं सबसे पहले किस तरीके से हल करना है। देखिए आगे, सबसे पहले आपको याद करना है पी ए बटे वे बी। ठीक है, तो सूत्र क्या लिखेंगे? सूत्र बहुत अच्छे से समझिएगा। सूत्र लिखेंगे पी, देखो पहले मैं नीचे वाला मान लिखता हूँ, मैंने आपको समझाया भी था कि पहले आप नीचे वाला मान लिखें। तो पहले हम लिख देते हैं पी बी, जो इसका आधार है बी उसको पहले लिखेंगे, तो पी बी पहले लिखेंगे, और ऊपर लिखा जाएगा ए और बी दोनों का संयुक्त रूप, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो सूत्र क्या बनेगा दोस्तों? पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। सिंपल सा सूत्र है। सूत्र अगर हमें याद है तो कोई भी दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। ध्यान दीजिए आगे, पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो देखो ए यूनियन बी है हमारे पास। प्रश्न क्या किया है इसने? थोड़ा सा घुमा दिया है, इसने यूनियन दे दिया, जबकि हमें जरूरत किस चीज़ की है दोस्तों? इंटरसेक्शन की है। तो बच्चे गलती यही कर जाते हैं कि वो देखते ही नहीं है कि उसने यूनियन दिया है कि इंटरसेक्शन दिया है। समझ रहे हैं आप? यूनियन उसने दे दिया है वहाँ पर, तो हमें यूनियन से क्या निकालना पड़ेगा? इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। पहले हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। हमें पता है दोस्तों, क्या पता है? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी होता है। ठीक है, इनको पक्षांतरण किया जा सकता है, दोनों को जिसकी भी आपको जरूरत है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, मान रख देते हैं। इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, देखो पी ए क्या हो जाएगा? पी ए हो जाएगा 1/3, पी बी क्या हो जाएगा? पी बी हो जाएगा 1/5 माइनस पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 7/15। ठीक है दोस्तों, 3, 5 और 15 का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन रहे कि इसका 15 आएगा कि नहीं आएगा तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम मैंने लिख दिया दोस्तों 15। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। तो 3 का भाग लगाएंगे 15 में, 3 से भाग लगाया, 5 बार गया, 3 पंजे 15, 5 को 1 से गुणा किया 5, प्लस 5 दिया 15, 3 को 1 से गुणा किया 3, माइनस, और 15 से 15 कट जाएगा दोस्तों भाग लगाने पर, यानी 1 आएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7। क्लियर है यहाँ तक? तो ध्यान दीजिए आगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। 8 में से 7 गया तो 1/15, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1/15 आ जाएगी। अब हम आसानी से आगे के मान निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए। अच्छा, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए अपॉन बी या ए बटे में बी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? लिखने का तरीका मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले आधार लिखेंगे यानी पी बी लिखेंगे, और फिर लिखेंगे दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, यानी संयुक्त रूप से दोनों को लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसमें हम मान रखेंगे, मान रखने पर हमें उत्तर मिल जाएगा। देखिए पी ए बटे बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह कितना लिखेंगे? 1/15, 1/15। ठीक है, और बटे हुए पी बी हमें लिखना है। ये इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। देखिए, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे वैसे भी, तो मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ तक हम लिख चुके हैं।
इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पी ए बटे वे बी इक्वल टू, और ये वाला प्रश्न नहीं कर रहे हैं अपन, यही कर रहे हैं, इसको आगे लिख रहा हूँ मैं उधर। पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह कितना लिख दिया दोस्तों, 1 बटे वे 15 बटे वे पी बी की जगह क्या लिख दिया, पी बी की जगह वैल्यू है हमारे पास 1 बटे वे 5, तो ये 1 बटे वे 5। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान दीजिए आगे। अब ये जो पद है ना दोस्तों, ये कैसे लिखा हुआ है, अंश बटे वे हर फिर अंश बटे वे हर, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक ही बार क्या आना चाहिए, अंश बटे वे हर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के लिए हम 1 बटे वे 15 ऐसे कैसे लिख देंगे, और जो नीचे वाला पद हमें दिख रहा है उसको हम भाग के बजाय गुणा में लिख देंगे, और गुणा में जब लिखेंगे तो पदों को क्या कर दिया जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा, यानी 5 जो है वो तो आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, हमें भाग की जगह क्या लगा देना है, गुणा लगा देना है, और नीचे वाले पद को उल्टा कर देंगे। तो नीचे वाले पद को उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, 5 बटे वे 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ अगर आगे भी काम में आती है तो आपको याद रखनी है, ठीक है ना, कई जगह ये चीज़ काम में आती है। और ये देखो 5 से कट गया 3 बार, 5 के 15, तो 1 बटे वे 3 यहाँ बच रहा है, क्योंकि 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 ही आएगा, 1 बटे वे 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों पी ए बटा बी का। ठीक है, पी ए बटा बी कितना हो गया, 1 बटा 3। फिर देख लेते हैं हम दूसरा मान, पी बी बटा ए। इसमें भी क्या करना है हमें, इसमें भी हमें आधार नीचे लिखना है, यानी अब हमें लिखना है पी ए नीचे लिखेंगे, और ऊपर हमें लिखना है दोनों का कॉमन या संयुक्त रूप से, पी ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन कह सकते हैं, चाहे इंटरसेक्शन का मतलब सर्वनिष्ठ भी होता है, तो या तो सर्वनिष्ठ कह लीजिए या फिर इसको संयुक्त रूप कह लीजिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी वैल्यू रखेंगे दोस्तों इसमें, तो पी बी बटे वे ए या अपॉन ए। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 1 बटे वे 15, और पी ए क्या हो गया दोस्तों, पी ए हो गया, पी ए की वैल्यू कितनी है, 1 बटा 3 है, तो ये 1 बटे वे 3 हो गया। ठीक है, नीचे वाला पद उल्टा हो जाएगा, तो 1 बटे वे 15 इंटू 3 तो आ जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, 3 से ये कट गया कितने बार, 5 बार में, तो ये आ गया दोस्तों 1 बटे वे 5। तो दूसरे पद का आंसर कितना आ गया, 1 बटे वे 5 आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि सहप्रतिबंध प्रायिकता में किस तरीके से हल किया जाता है। तो आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, पी ए, पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी। इसी जगह ध्यान रखना, पी ए इंटरसेक्शन बी की, वो घुमाने के लिए क्या कर सकता है, ए यूनियन दे सकता है वहाँ पे, जैसा कि इसमें दिया। तो यूनियन अगर दिया हुआ है तो आपको पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और नहीं दिया हुआ है तो सीधा हम हल कर सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो हम ये मान के चलिए थोड़ा सुरक्षित एरिया में पहुंच जाएंगे, नंबर कटने की गुंजाइश हमारी कम होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो आप इसको तो नोट कीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन को बताता हूँ आपको किस तरीके से हल करना। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे के क्वेश्चन को आपको बताता हूँ। अब देखो ये भी सहप्रतिबंध प्रायिकता का ही क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ थोड़ा लैंग्वेज में इसको दिया हुआ है, और जैसे ही थोड़ी लैंग्वेज आती है तो हमें थोड़ी सी मुश्किलें लगती हैं वहाँ पर कि इसको किस तरीके से हल करना है। ठीक है, तो मुश्किलें आसान कर दी जाएगी, अभी देखते रहिए किस तरीके से हल करना है दोस्तों। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। एक कक्षा में 25 छात्र गणित में फेल होते हैं, समझिएगा अच्छे से। एक कक्षा में 25 छात्र गणित में फेल होते हैं, तो गणित में फेल होने वाले जो छात्र हैं उसको मैं मान लेता हूं दोस्तों ए। ठीक है ना, और एक चीज और समझिए यहाँ से, 25 छात्र गणित में फेल होते हैं तो इसकी जो प्रायिकता है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, 25% मतलब 25/100। ठीक है ना, अनुपात निकाल लेंगे तो प्रायिकता निकल जाएगी, यानी 100% में से 25% फेल हो गए तो ये प्रायिकता ही हो गई ना उसकी। अनुपात हम निकाल रहे हैं, काटने पे कितना आएगा, 25 एकम 25 और ये 4 बार में 100, यानी पी ए लिख सकते हैं हम 1/4। यानी पी ए कितना आ गया दोस्तों, 1/4। बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे ध्यान दीजिए। 15% छात्र संस्कृत में फेल होते हैं, ये दूसरा सब्जेक्ट है। तो दूसरा सब्जेक्ट है तो मैं इसकी प्रायिकता मान लेता हूँ पी बी। 15% फेल हो रहे हैं तो प्रतिशत की जगह में नीचे लिख देता हूँ 100, क्योंकि हमें तो प्रायिकता से मतलब है। 15/100 ये भी कट सकता है, 5 से कट गया 3 बार में और ये कट गया 20 बार में।
ठीक है दोस्तों, 3/20। तो ये हो गया पीबी। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, एवं 5% छात्र गणित व संस्कृत में, देखो बीच में क्या लगा दिया इसने, वह मतलब ये एक साथ ले रहा है इनको, और एक साथ लेने पर हम यूनियन लगाते हैं या इंटरसेक्शन लगाते हैं। बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं इसमें। यूनियन मतलब क्या होता है, जुड़ गए हैं साहब, जुड़े नहीं है। यूनियन का मतलब यहाँ पे या है, तो थोड़ा उल्टा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलत मत कीजिएगा। यहाँ यूनियन नहीं लगाना है, क्या लगाना है, इंटरसेक्शन लगाना है। देखिए वह लिखा हुआ है, गणित व संस्कृत में हमने गणित क्या मानी, ए मान ली, संस्कृत क्या मान ली, बी मान ली। तो दोनों की जो एक साथ हम लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हम लिख सकते हैं इसको। इसका मान दिया हुआ है दोस्तों 5%। 5% का मतलब 5/100। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 5, और ये 20 बार में रख गया, यानी कितना हम इसको लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब ध्यान दीजिए आगे, हम यहाँ तक लिख चुके हैं। आगे प्रश्न पढ़ते हैं क्या है, एक विद्यार्थी को यादृच्छिक चुना गया। कितने विद्यार्थी को, एक विद्यार्थी को चुना गया। आगे पढ़िए, तथा यदि वह संस्कृत में फेल है। अब इसने कंडीशन दे दी है दोस्तों यहाँ पर, यदि वह संस्कृत में फेल है तो उसके गणित में फेल होने की प्रायिकता बताइए। तो इसने, मैंने क्या कहा, सह-प्रतिबंध प्रायिकता में एक प्रतिबंध वो दे देगा, पहले से एक आधार हमें दे देगा, और आधार इसने क्या दिया कि वो संस्कृत में फेल है। क्या कह रहा है देखो, यदि वह संस्कृत में फेल है तो उसके गणित में फेल होने की प्रायिकता बताइए। यानी आपको आधार किसको मानना है, संस्कृत में फेल होने को। ठीक है, यानी क्या ज्ञात करना है, इसको बहुत ढंग से समझिएगा दोस्तों। क्या ज्ञात करना है इस चीज को मैं बताता हूँ। देखिए, यदि वह संस्कृत में फेल है, तो संस्कृत में फेल है तो मैं नीचे तो किसको लिखूंगा दोस्तों, संस्कृत को। और संस्कृत किसको माना है हमने, पहले गणित आई फिर संस्कृत आई, यानी हमें बी नीचे लिखना है। ढंग से समझिएगा इसको, यही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ कि a/b आएगा या b/a आएगा। गलती से आपने उल्टा लिख दिया तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा और नंबर कट जाएंगे, इसलिए बहुत ढंग से समझिएगा। क्या कह रहा है ये, संस्कृत में फेल है तो उसके गणित में फेल होने की प्रायिकता बताइए। तो आधार कौन सा है दोस्तों, संस्कृत में जो पहले घटित हो चुकी है घटना, उसको आपको आधार लेना है। तो संस्कृत में फेल है मतलब इसको हम बी मान लेंगे, तो ये हो गया पीबी। ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम गणित में फेल होने की प्रायिकता, यानी पी a/b आपको लिखना है। ए तो है गणित की प्रायिकता, बी है संस्कृत की प्रायिकता। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। जो घटना पहले होगी उसको आपको आधार मानना है, और आगे की घटना को क्या मानना है दोस्तों, उसका ऊपर वाला मान मानना है। ठीक है, यानी बी के आधार पर आपको ए हल करना है, संस्कृत के आधार पर गणित हल करना है। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, और ये आप भली बात ही जानते हैं किस तरीके से हल करना है, क्योंकि पी a/b इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, बी ए इंटरसेक्शन बी बटे वे पीबी, यही इसका सूत्र होता है। मान रख दीजिए इसमें, इसलिए पी a/b इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/20 हो जाएगा, बटे वे पीबी की जगह क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। देखिए पी a/b इक्वल टू 1/20, ये उल्टा हो जाएगा, इंटू 20/3। 20 से 20 कट गया दोस्तों, और कितना बच गया यहाँ पर, 1/3 बच गया। यानी हम लिख सकते हैं p a/b बराबर 1/3। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, आंसर मैंने चेक कर लिया है, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि सह प्रतिबंध प्रायिकता के क्वेश्चनों को किस तरीके से हल करना है। आपको निश्चित रूप से वहां पर पहली घटना, दूसरी घटना और दोनों घटनाओं का संयुक्त रूप जरूर मिलेगा। संयुक्त नहीं मिलेगा तो अलग अलग रूप मिल जाएगा, वहां आप यूनियन लगा सकते हैं, फिर इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो हिंदी में अगर प्रश्न दिया हुआ है तो ऐसे हल करना है, और डायरेक्ट दिया हुआ होता है तब तो आपको दिक्कत ही नहीं है। यानी यहाँ हमने सीधी सी चीज क्या समझी दोस्तों, यहाँ हमने जो बेसिक्स थे प्रायिकता के, कई चीजें हमने कवर की है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे चर्चा की पासे से संबंधित क्वेश्चनों की, फिर मैंने चर्चा की आपसे ताश के पत्तों से संबंधित, पूरक घटनाओं से संबंधित, लीप अलीप वर्ष से संबंधित। ये तो थे दोस्तों बेसिक पॉइंट, ये बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद में जो आगे की चीज़ें हैं जो उसको टफ बनाती है,
वो चीज़ें भी हमने देखी। उसका ऊपर से हमने जरूर देखा है, केवल ऊपर का ज्ञान है दोस्तों, ये ज़्यादा डीपली हमने नहीं समझा है, केवल ऊपर से, क्योंकि हमारा लेवल इतना नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो हमने आगे क्या समझा दोस्तों, अपवर्जी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं, इसके अलावा योग प्रमेय हमने देखी, ठीक है ना। तो सप्रतिबंध प्रायिकता हमने देखी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको प्रायिकता में दोस्तों एक ही चीज़ पे दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? आपको एक तो कुल परिणाम देखना है उसमें कि उसका कुल परिणाम क्या हो सकता है। दूसरी चीज, जो प्रश्न उसमें पूछा गया है उसके लिए अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है। अनुकूल परिणाम आपको कुल परिणाम में से ही छांटना है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि प्रायिकता का सूत्र आपको सीधा लगाना है, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम, ठीक है। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में से भी पूछे जा सकते हैं, वो आपको याद कर लेने। महत्वपूर्ण बिंदुओं में से पूछा जा सकता है कि सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो 1 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है दोस्तों। प्रायिकता की लिमिट क्या होती है, 0 से 1 होती है। कम से कम प्रायिकता 0 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है। तो ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो जरूर पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रश्न कई बन सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बन सकते थे, जितना मैं समझा सकता था आपको, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन या जो क्वेश्चन इनमें बन सकते हैं वो हमने जरूर देख लिए हैं। बाकी क्वेश्चन कई बन सकते हैं दोस्तों इससे, तो ठीक है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन का जो सेशन था दोस्तों, ये मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और प्रायिकता भी आपकी यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि प्रायिकता में मैं जितनी आवश्यकता है उतनी चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके आधार पर आप प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित रूप से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए SKK मैथ्स क्लासेस पर, लाइक करते रहिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, एक और नए टॉपिक के साथ, एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ, नया सेशन लेकर, नया उत्साह लेके, नई उमंग लेके, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।